You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Just wait a minute.
स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर। आज हम लोग वेव थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन में बताया है कि लाइट जो है वो हमेशा से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा साइंटिस्ट के बीच डिस्कशन का। एक्चुअली ये है क्या, और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसके बारे में थ्योरी बिल्ड की। सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी, जिसमें लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बताया गया था। और ये जो हाइगन है ये उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, उन्हीं के आसपास उसी एरा के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी दी थी कि लाइट जो है वो एक वेव फिनोमेना है, वेव है। और उन्होंने जितने भी वेव फिनोमेना होते हैं, जैसे कोई भी वेव है तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करता है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने सारी चीज़ों को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया। लेकिन न्यूटन के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इनकी थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और बाद में लगभग 100 साल के बाद थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 150 साल के बाद लगभग। और उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था उसको न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम लोग देखेंगे, उसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। और हाइगन की थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब कोई भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम अगर हमको मिल जाता है, जिस थ्योरी से वो एक्सप्लेन होगा उसी थ्योरी को सही माना जाएगा। न्यूटन की थ्योरी को ऑब्सोलेट कर दिया गया और हाइगन की थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिला, और मरने के बाद हाइगन को नोबेल पुरस्कार मिला उनकी थ्योरी के लिए। बट बाद में ये कहानी खत्म नहीं हुई। बाद में फिर से कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके बाद हाइगन की थ्योरी कुछ आउटकम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि कौन सी थ्योरी लाइट के लिए सही है। क्योंकि बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसको हम लोग डुअल लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें वेव थ्योरी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था, और उसमें पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना आसान था। और जो भी चीज़ें हो रही थी वो एक्चुअली कहीं ना कहीं पार्टिकल बिहेवियर को डिपिक्ट कर रही थी। तो अगेन एक डिस्कशन फिर से स्टार्ट हुआ कि लाइट क्या है, एक्चुअली वेव है या पार्टिकल है, क्या है। तो डुअल नेचर में हम लोग देखेंगे एक डी ब्रोगली, इटालियन फिजिसिस्ट, जिन्होंने इस पूरे डिस्कशन को स्टॉप किया डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट देके। तो इसके पहले वाला जो टॉपिक था लाइट का, उसमें हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ज्योमेट्री, लाइट एक रे है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, इस एस्पेक्ट को लाइट को पढ़ा। और खास करके उसमें जो ऑब्स्टेकल के साइज थे वो भी काफी बड़े थे। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके कंपेरेबल में जो भी हमने एलिमेंट लिया था, लाइक मिरर, लेंस, वो काफी बड़े थे। लेकिन इस चैप्टर में जो भी हमारे ऑब्स्टेकल होंगे, ओपनिंग्स होंगी, वो सब कंपेरेबल टू वेवलेंथ होंगी। और इसलिए हम लोग वेव एस्पेक्ट को समझ पाएंगे कि लाइट एक वेव की तरह कैसे बिहेव करती है। तो हाइगन ने लाइट को एक वेव की तरह एक्सप्लेन किया था।
और उसी में उन्होंने वेव फ्रंट कि एक्चुअली वेव फ्रंट से उन्होंने कहा था कि कोई भी जो सोर्स है, एक लाइट सोर्स, ये अपने सराउंडिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है इन फॉर्म ऑफ वेव। और ये वेव जो है ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम लोग ये मान के चलेंगे कि मीडियम हर तरफ सेम है, एंड वी नो कि कोई भी वेव होती है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई मतलब नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था, वो भी 1800 समथिंग में। तो और ये जो थ्योरीज हैं ये 1650 और 1700 के बीच की हैं। उस समय कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात नहीं था, ये मैकेनिकल वेव की तरह। तो उन्होंने कहा था आइगन ने कि ये जो लाइट रेज हैं, बेसिकली लाइट इज नथिंग बट अ वेव generating from a source propagating in each and every direction। और चूंकि मैकेनिकल वेव्स है तो इसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती, क्योंकि बिना मीडियम के वेव की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं, सो वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उन्होंने एक इन मतलब इनविजिबल मीडियम ऐसा एज्यूम किया था कि एक इनविजुअल मीडियम है अपनी चारों तरफ, जिसमें ये लाइट प्रोपेगेट कर रही है। वो मीडियम क्या था? और हाइगन की पूरी थ्योरी सही नहीं थी। हाइगन ने यह भी कहा था कि जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, लेकिन बाद में देखा गया कि जो लाइट रेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो कुछ बातें रॉन्ग भी प्रूव हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बातें खास करके कि लाइट इज अ वेव, ये हमारा इसको एक्सेप्ट किया गया। और हम लोग ने जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है वो है वेव फ्रंट का। व्हाट इज वेव फ्रंट? हाइगन थ्योरी इज ऑल अबाउट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, कोई भी लाइट रे कैसे प्रोपेगेट करती है, बेसिकली वेव। तो वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन और सरफेस we can draw joining the points which are vibrating in same phase। मतलब वेव फ्रंट को अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है ग्रुप, which are vibrating in same phase। तो सबसे पहले तो हम लोग वेव फ्रंट डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हाइगन थ्योरी को इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वी नो कि अगर हमारा जैसे मान लो यहाँ से हर डायरेक्शन में, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रही हैं, तो चूंकि मीडियम सेम है और सोर्स भी एक ही है, तो जो भी वेव्स निकलेंगी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगी हर डायरेक्शन में। ये अलग बात है कि अगर मीडियम एक तरफ चेंज हो जाए दूसरी तरफ अलग हो जाए तो स्पीड अलग होने की वजह से दे आर गोइंग टू ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हर डायरेक्शन में स्पीड सेम है। तो अगर हम ज्वाइन करेंगे सपोज, तो ये एक हमको स्फेरिकल, इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। स्फेरिकल सरफेस ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने ड्रॉ किया है, इसके पहले भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है, और इसके बाद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं,
फेज का मतलब हम लोग को पता होगा, जैसे कोई भी मीडियम में वेव प्रोपेगेट करती है तो उसके किसी भी पार्टिकल के वाइब्रेशन को फेज बोला जाता है। लाइक अगर ये पार्टिकल का ये जो पोजीशन है, जैसे हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये नॉर्मल वेव इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है। ये जो पूरा का पूरा टर्म, इसी को बोला जाता है फेज। और ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल के पोजीशन को एक तरीके से बताता है कि पर्टिकुलर x पर, पर्टिकुलर t पर वो पार्टिकल क्या है, कहाँ पर है। एक तरीके से ये तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, लेकिन ये उसका फेज बताता है कि पार्टिकल का फेज क्या है। तो जैसे एक वेव का कोई पार्टिकल है जिसका फेज ये हो गया, दूसरे पार्टिकल का सेम फेज, तीसरे पार्टिकल का सेम फेज। इस तरह से जितनी भी वेव्स निकली हैं, एंड थ्योरेटिकली देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, अगर सारे के पॉइंट्स को जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो सरफेस मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? एक बेसिकली लोकस है, ग्रुप है। लोकस का मतलब होता है ग्रुप, combination of points which are vibrating in same phase। तो हाइगर ने क्या थ्योरी दी? जो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया वो था कि लाइट रे ट्रेवल्स इन अ मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स तो किसी भी मीडियम में, जैसे इसको रियलाइज भी किया जा सकता है। जैसे पानी पर पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो बेसिकली वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो जो डिस्टरबेंस है वो एक सर्कुलर शेप का इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। वो जो सर्कुलर शेप हमको दिखता है, एक्चुअली व्हाट इज दैट? और हो सकता है हाइगन को इसी से इंस्पिरेशन मिला हो। वो जो सर्कुलर शेप जैसा दिखता है, बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अगर कुछ देर के लिए मैं कहूँ कि जितने क्रेस्ट हैं सबको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, तब से ही वो सर्कुलर पाथ मिलता है। तो एक सर्कल ऊपर की तरफ, एक तरफ नीचे की तरफ, और इस तरीके से ये पूरा एक शेप मिलता है हमको वाटर के सरफेस पर। तो अगर हमको वेव फ्रंट को समझना हो तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दैट कॉन्सेप्ट। और थ्री डायमेंशन में अगर उसको रियलाइज करेंगे, क्योंकि वो टू डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशन में रियलाइज करेंगे तो हमको एक स्फेरिकल शेप दिखेगा जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर हम सारे क्रेस्ट को ज्वाइन करेंगे, सारे ट्रफ को ज्वाइन करेंगे, या कोई भी पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेस्ट वाले पॉइंट को ही वेव फ्रंट बोलेंगे। हम कोई भी पॉइंट को जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा एक वेव फ्रंट क्रिएट करने वाला है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिससे आगे की चीजें हमारी बनने वाली है, कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एवरी पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट। इसमें प्राइमरी वर्ड का क्या मतलब है वो बता रहा हूं। प्राइमरी वेव फ्रंट becomes the secondary, so become the source of secondary wavelets। सेकेंडरी वेवलेट्स, एक और लाइन इसमें ऐड कर देते हैं, इट एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन सेकेंडरी वेव्स, ऐसे बोल सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शन।
which travels with the speed of light और with same speed ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक सोर्स है, इस डायग्राम से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सोर्स है और इससे निकलने वाली एक वेव फ्रंट हमने यहाँ ड्रॉ की। डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू फॉर्म एन आर्क। टू डायमेंशनल डायग्राम में वो आर्क की तरह दिखेगा। Like this. Now there are literally infinite number of points on this wave front. और इसको एक तरीके से हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अगर इसके पहले ही कोई वेव फ्रंट हम कंसिडर किए होते तो उसको प्राइमरी बोल देते और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाता। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ दिखाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और इससे चारों तरफ वेव्स जनरेट होंगी। जैसे हमने ऊपर दिखाया था कि एक पॉइंट सोर्स है तो उससे चारों तरफ वेव्स जनरेट होती है, हर डायरेक्शन में वेव मूव करती है और सेम स्पीड में मूव करती है। बिल्कुल उसी तरीके से इस सेकेंडरी वेव या ये जो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट will behave as secondary wavelets। ये सोर्स की तरह बिहेव करेंगी और इनसे निकलने वाली वेव्स हर डायरेक्शन में जाएंगे। जो हाइगन ने इनके बैकवर्ड, क्योंकि ये जब इस तरह से जाएंगी तो ये पीछे भी जाएंगी और आगे भी जाएंगी। हाइगन ने ये पीछे जाने वाली वेव्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि इनका क्या हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट becomes द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और एक्ट्स एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और इनसे जैसे पहले वाले सोर्स से वेव्स निकल रही थी वैसे ही हर पॉइंट से वेव निकलेंगी। जब वेव निकलेंगी तो ये दोनों डायरेक्शन, आई मीन पूरे हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी। लेकिन हाइगन ने माना कि ये जो वेव है दे आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोपेगेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, और जो बैकवर्ड मूवमेंट है उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। बाद में साइंटिस्ट ने इसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से प्रूव किया कि ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। जस्ट अ मिनट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने तो कुछ ही ड्रॉ किए हैं। एक्चुअल डायग्राम विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू रियलाइज। ये सारे सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे और सबसे वेव्स निकलेंगी और फिर से
इन सारे पॉइंट्स को जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर उनको ज्वाइन कर दें तो इनको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइगन अबाउट लाइट, कि लाइट जो है वो बेसिकली एक डिस्टरबेंस है, और जो भी सोर्स उस डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है वो जिस मीडियम के थ्रू पास होगा, उस मीडियम के सारे पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन करें जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। और हर पॉइंट जो कि वेव फ्रंट पर है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने वाला है फॉर फर्दर डिस्टरबेंस। और इस तरीके से हम आगे का जो भी आउटकम है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस लॉजिक। तो हाइगन की वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सारे फिनोमेना पहले हम लोग प्रूव करते थे, जो कि इस बार हमारा सिलेबस से हट गया है। लेकिन हाइगन थ्योरी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है ड्राइंग द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, या शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होंगे, या कोई भी मिरर या लेंस, इस तरह से अगर कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट से अगर कोई लाइट रे को पास करे तो वेव फ्रंट का शेप कैसे चेंज होगा। एक बात हमको याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव, यहां पर एक चीज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट is always perpendicular to the wave front। जो भी वेव फ्रंट हम लोग बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट वेव का प्रोपेगेशन होता है। ये चीज हमेशा के लिए हम लोग याद रखेंगे। कभी भी वेव फ्रंट अगर हमको दिया जाए और हमको लाइट के डायरेक्शन को समझना हो कि लाइट किस तरह से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो वेव फ्रंट है ये हमेशा स्फेरिकल शेप के होंगे ऐसा नहीं है, ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। मैं बात कर रहा हूं शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो नो डाउट एक पॉइंट सोर्स है, अगर दिस इज अ पॉइंट सोर्स, तो इसके लिए हमारा जो वेव फ्रंट होगा, हमने पहले भी देखा है, ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, इसका जो शेप होगा दैट विल बी कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। लेकिन अगर मान लो ये हमारा एक लाइन सोर्स हो, ट्यूबलाइट की तरह एक सोर्स हो, लाइन सोर्स, तब इसके कारण कैसा होगा। What kind of wave front we can think of in this situation? अगर ये एक लाइन सोर्स हो तो इस केस में हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कोएक्सियल सिलेंडर्स, इस तरह से ऐसे कोएक्सियल सिलेंडर्स बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी, तुम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो डायग्राम है उसको रियलाइज करो। हमने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी इस लाइन सोर्स से, वो बिल्कुल जैसे एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर वेव्स निकलने वाली हैं। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई कंटूर बनाएंगे, कोई इस तरह से हम सरफेस बनाएंगे, तो वो हमारा एक
कोएक्सियल सिलेंडर ही बनेगा। और इसी तरीके से ये लाइन सोर्स के कारण जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंडर। और अगर कोई लाइन सोर्स हो, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक, हाँ, तो ये कोएक्सियल सिलेंडर के फॉर्म में ये प्रोपिगेट करती है। यहाँ से अगर हम लोग वेव के डायरेक्शंस को देखेंगे तो ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तीसरा है हमारा, अगर प्लेन सोर्स हो इस तरह का, अगर कोई प्लेन सोर्स है तो वेव्स इस तरह से निकलेंगी। दिस इज अ प्लेन सोर्स। और ये सारी वेव्स इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में, एक साइड दिखा रहा हूं इस तरह से, अगर सारे पॉइंट्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर पैरेलल प्लेन्स मिलेंगे लाइक दिस। ये सारे हमको ऐसे वेव फ्रंट मिलेंगे। और ये जो प्लेन सोर्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से हमको प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाले हैं, पैरेलल प्लेन्स। अगर मान लो ये स्फेरिकल सोर्स है और दो सरफेसेस हैं लाइक दिस, यहाँ पर देखो दो सरफेसेस है, स्फेरिकल सरफेसेस है, लेकिन अगर हम बहुत दूर पॉइंट सोर्स से चले जाएंगे तो ये बेसिकली पैरेलल प्लेन्स की तरह ही दिखेंगे। ये जो सिलिंड्रिकल सोर्स है, अगर छोटा सा पार्ट इसका वेरी लार्ज डिस्टेंस पर देखा जाए तो ये भी प्लेन्स की तरह ही दिखेंगे। मतलब कोई भी सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट्स बनेंगे उसको हम पैरेलल प्लेन्स की तरह देख सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट काटेंगे तो एक प्लेन की तरह दिखेगा, बिल्कुल वही अप्रोक्सीमेशन हम लगा रहे हैं। सिमिलरली एक बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो भी वो एक प्लेन की तरह ही दिखेगा। तो इस तरीके से अगर कोई सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर अगर कोई सोर्स पड़ा हुआ है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट्स बनेंगी उसको हम लोग पैरेलल वेव फ्रंट बोल सकते हैं। अब कोई भी पैरेलल वेव फ्रंट को ऐसे तो हमने थोड़ा 3D में दिखाया है, लेकिन अगर हम सामने से बिल्कुल देखें, मतलब डायरेक्टली वी सी फ्रॉम दिस साइड, यहां से अगर देखेंगे तो ये हमको सिर्फ एक लाइंस की तरह दिखेंगे। दैट मीन्स कभी भी पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल वेव फ्रंट को हम लोग ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाते हैं। बेसिकली ये तीन इंडिविजुअली वेव फ्रंट्स हैं एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इधर भी दे सकते थे डायरेक्शन, इधर भी जा सकता था ये,
इसमें लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मान लो इधर कोई सरफेस दे दिया गया, ये हमारा कोई मिरर है या कोई सरफेस है, और कोई लाइट रे बोल रहा है कि इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो उसमें ये जो इस तरीके से हमारा दिया गया है, यानी कि ये 3 वेव फ्रंट है, मतलब ये पैरेलल वेव फ्रंट मीन्स बहुत दूर से लाइट रे आ रही हैं और लाइट रे पैरेलल है। क्योंकि ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो हर जगह परपेंडिकुलर अपने को इंश्योर करने के लिए लाइट रे को पैरेलल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर जब स्फेरिकल हमने दिखाया था तो उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कुछ ऐसा था, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कुछ ऐसा था, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे थे। तो अगर नियर बाई सोर्स हो तब तो बिल्कुल वैसा बनाना है, लेकिन अगर वेरी फार सोर्स हो, लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू या प्लेन वेव फ्रंट, उस केस में अपने को लाइट रे को बिल्कुल इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली होता क्या है, जैसे देखो कि एक इस तरह का हमारा सिचुएशन दे दिया गया, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, और उसमें एक वेव फ्रंट इस तरह से दिखा दी गई। ये वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर समथिंग लाइक दिस। ये जो वेव फ्रंट हमने दिखाया है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब एक बात तो तय है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, और जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो लाइट जो वेव है वो सेम ही स्पीड से मूव करने वाली है, और टकराने में वहां पर जो टाइम है वो नेग्लिजिबल काउंट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली जो बेसिक टेक्निक होती है इस तरह के वेव फ्रंट को ड्रॉ करने की, वो यही होती है कि हम क्या करें, एक लाइट रे ले लें। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को ही तो लाइट रे बोला जाता है। हमने आपको बताया था कि लाइट रे बोल के कुछ होता नहीं है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है उसी को अगर हमने एक लाइन और एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया तो उसी को बोलते हैं लाइट रे। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इसी को हमने एक लाइट रे की तरह कंसिडर कर लिया। अब नॉर्मली इस लाइट रे को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन हमने ये बात बताया है कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स दे लुक लाइक दिस। और एक बार जैसे ही ये हमारा हो गया काम, तो हम ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इसको हटा देंगे। मतलब हमारा जो आंसर है वो सिर्फ सॉरी ये हो जाएगा। अगर ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, लाइट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक तरीका है समझने का कि हमको कैसे ड्रॉ करना चाहिए। इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चंस ड्रॉ माने करेंगे उसमें अप्रोच वही लेंगे, हम लोग लाइट रे के लिए ही सारा ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है कि सर इसको अगर तरीके से ड्रॉ करना हो, ये तो समझ में आ गया ये टेक्निक है, अगर तरीके से ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसमें अपने को ये बात इंश्योर करना पड़ता है कि अगर कोई भी ये जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इस पर अगर हमने कोई 2 या 3 पॉइंट लिए तो जितने देर में यहां से वेव यहां आएगी और यहां से टकरा के जाएगी, एग्जैक्टली उतने ही देर में यहां से एक वेव आएगी और ये टकरा के सेम टाइम में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी हम इसको एक वेव फ्रंट बोलेंगे। तो कुछ ज्योमेट्री यूज करके वी कैन इजिली शो कि जितने टाइम में ये वेव
मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश है। तो ए से ए डैश जितने टाइम में लाइट गई उतने ही टाइम में बी से जो लाइट रे चलेगी और जो वेव चलेगी कायदे से वो बी डैश तक पहुंच जाएगी। और इस तरीके से इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे सारी सबसे वेव निकलेंगी और वो ए और डैश और बी डैश के बीच में ही कहीं ना कहीं पहुंचेंगी, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे वेरिएबल इंक्लूड करने पड़ेंगे और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसकी जरूरत नहीं। अगर हमको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने की बात हो, जैसे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब प्रूफ करते थे तो यही चीज को एक्चुअली प्रूफ किया जाता था, तभी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता था। लेकिन अभी हमको वो चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं। हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां का, क्योंकि अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस ये कंसीडर करना पड़ेगा, लेट्स से दिस डिस्टेंस, ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, कुछ वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि हम प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगे और स्पीड अगर सेम है और टाइम सेम है तो डिस्टेंस बराबर आने ही पड़ेगी। तो इस तरीके से हम हर बार डायरेक्ट लाइट रेस को ड्रॉ करके वेव फ्रंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे ये हमारा रिफ्लेक्शन का हुआ, उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा वो भी देखते हैं। जैसे मान लो ये एक इंटरफेस है, ये मान लो एयर है, ये हमारा वाटर है, और इस तरीके से हमारी कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करनी। ड्रॉ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मैंने वही कहा, अब यहाँ पर मीडियम अलग अलग है तो डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि स्पीड चेंज होगी। तो उस तरीके से हमको ड्रॉ करना ही नहीं है, हमको सीधे सीधे क्या करना है, एक लाइट रे लेनी है, इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू फॉर रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना पड़ेगा। और जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, अब इसके ऊपर बस परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं लाइक दिस। अब ये लाइट रे को हटा दो, यही हो गया हमारा वेव फ्रंट। वेरी सिंपल, यही हो गया वेव फ्रंट। डायरेक्ट ऑप्शंस में इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार प्लेन वेव फ्रंट का प्लेन ही वेव फ्रंट बनता है। ये दो सिचुएशंस में हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है तो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। हम लोग अलग अलग, जैसे मिरर के केस में ये सेम नहीं होगा, लेंसेज के केस में सेम नहीं होगा। तो हम लोग और एक दो केसेस देखेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्लेन वेव फ्रंट है उसका जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट हो। एक और केस है जिसमें प्लेन वेव फ्रंट बनता है, वो केस भी देख लो, जैसे प्रिज्म का केस। ये हमारा एक प्रिज्म है और इसमें हमारे जो प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट, वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं। इसे कोरेस्पॉन्डिंग हमको रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट वेव फ्रंट बनाने हैं। ड्रॉ इमर्जेंट वेव फ्रंट। फिर से वही लॉजिक, ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल है,
ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, इमर्जेंट। आ रही बात समझ में? वेव फ्रंट ड्रॉ कर पाओगे? हाँ सर। चलो फिर एक सिचुएशन देता हूं कॉनकेव मिरर का। ट्राई टू ड्रॉ द वेव फ्रंट फॉर अ कॉनकेव मिरर। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। हाँ बोलिए। पार्थ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो कोई वेव फ्रंट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पर, तो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। ओके, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आप दो लाइट रे ले सकते हो। ये चूंकि ऑलरेडी हमने ये सारी बातें रे ऑप्टिक्स में पढ़ी हैं। कोई भी लाइट रे which is parallel to principal axis after reflection going to pass something like this। तो हमको एक ऐसा वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा उसके लिए ये लाइट रे परपेंडिकुलर हो। तो पहला इधर जो वेव फ्रंट बनेगा वो समथिंग लाइक दिस। थोड़ा और ढंग से बनाना है, टू द स्केल तो नहीं बन पाएगा लेकिन कुछ इस तरीके से। और इसके बाद द वेव फ्रंट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस बार जो वेव फ्रंट्स बनेंगे उनका शेप कुछ इस तरीके का होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद बनाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग हो रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा शेप बन रहा है। एक कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ किया, एक कन्वेक्स मिरर के लिए ट्राई करो। एवरीथिंग इज सेम। नाउ दिस इज कॉन्वेक्स and again this is plane wave front। ओके,
अगर वो जो लाइट रे वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने उसको अगर पकड़ लिया है तो एक भी डायग्राम गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ लाइट रे ये हमारा कहीं फोकस होगा तो कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है तो उसको इस तरह से जाना होता है। अब अपने को ये इंश्योर करना है कि हमारा जो वेव फ्रंट हो इस लाइट रे के परपेंडिकुलर हो, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से तो हमको ये एक साथ ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन में ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का ही शेप दिखेगा। इट्स नॉट लाइक कि ये पूरा का पूरा डायग्राम दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप रफ पर ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको मार्क करेंगे। हमको जैसे ऑप्शंस में सिर्फ ये दिखेगा, ये पूरा डायग्राम थोड़ा नहीं दिखेगा, ये तो हमको ड्रॉ करना है और इसको मार्क करना है। सब लोग ने लगभग यही किया होगा। सेम थिंग हम लेंसेज के लिए भी कर सकते हैं। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन तो आप बता सकते हो। सर वो कॉनकेव मिरर वाले डायग्राम में जो फोकस के पास वाले जो वेव फ्रंट है उनका साइज का कुछ है क्या, छोटे बड़े? नहीं, मतलब देखो, अपने को लाइट रे को परपेंडिकुलर रखना है बस, और टू द स्केल तो कोई ड्रॉ नहीं कर पाएगा। बस ये इंश्योर करना है कि वहां पर एक ऐसा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर दोनों होना चाहिए। जैसे लाइट रे पहले कन्वर्ज हो रही है और इस पॉइंट के बाद डाइवर्ज हो रही है, तो पहले कन्वर्जिंग के लिए अपने को ये वाला डायग्राम आया और डाइवर्जिंग के लिए ये वाला डायग्राम आया, तो ये होना चाहिए। अब मान लो कोई ऑप्शन में ये नहीं दिया गया तो गड़बड़ है। तुमको टू द स्केल कोई नहीं, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि तुम एकदम टू द स्केल बनाओ। ऑप्शंस हमको सिलेक्ट करने हैं और तुमको अगर बनाने के लिए भी दे दिया गया, मान लो तुमने बना के ये दे दिया, तो अगला सिर्फ ये चेक करने वाला है कि तुमने ये ड्रॉ किया है कि नहीं, या तुमने सिर्फ ये तो ड्रॉ नहीं कर दिया, या सिर्फ यही वाला ड्रॉ किया, ये नहीं ड्रॉ किया। जैसे तुम दोनों डायग्राम को थोड़ा रियलाइज करो, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हमारा कन्वर्जिंग वाला डायग्राम तो नहीं आया, सिर्फ डाइवर्जिंग वाला डायग्राम है, और यहाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों डायग्राम है। बस यही चीज हमको समझ में आना चाहिए कि ये हमको फर्क दिखना चाहिए। नो वन इज गोइंग टू आस्क कि तुमने 3 बनाए लाइन या 4 बनाए लाइन या कितना बड़ा बनाया कितना छोटा बनाया। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पर दोनों है, कन्वर्जिंग डायग्राम और डाइवर्जिंग डायग्राम, यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जिंग डायग्राम। तो ये चीज यहाँ से साफ साफ दिख रही है। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, एक और डायग्राम देख लो। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और फिर से इसे प्लेन वेव फ्रंट दे दिया गया, तो फिर से यहां पर भी वही होगा। यू सी, ये जो लाइट रे लेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो पहले ऐसे वेव फ्रंट बनने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब नजदीक आएंगे तो रेडियस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इस तरह के, तो ये हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएंगे। और वही तुम अगर बाइकॉनकेव लेंस के बारे में सोचो तो यहां पर अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुई तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो कन्वर्जिंग वाला बात रहेगा ही नहीं, ये लाइट रे आएंगी तो ऐसे डाइवर्ज होके जाएंगी, यानी कि जो वेव फ्रंट बनेंगे इस सिचुएशन में वो ऐसे बनेंगे। तो बस ये फर्क है, साइज का कोई ऐसा नहीं है। अब देखो ये वाला जो शेप है, इसको अगर ऐसे ऐसे भी किसी ने बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लाइट रे को थोड़ा दूर दूर बनाया है। नजदीक नजदीक बनाएंगे तो, और स्टार्टिंग के जो वेव फ्रंट होंगे उनका रेडियस छोटा ही होगा, तो वो शेप मैटर करता है ना कि उसका साइज। तो लगभग जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वेव फ्रंट के, ये हमने देख लिए। तो हाइगन प्रिंसिपल से एक तो कुछ वेव और कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो भी वेव फ्रंट। एक क्वेश्चन था एक बच्चे का, उस समय हमने उसको बोल दिया था, पार्थ का ही क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था पार्थ? हमने कहा था कि अभी पढ़ाने का है।
कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। हाँ, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसा करके कुछ था। हाँ, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इस तरीके से अब जैसे पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट अ फोकस, अब तुम कोई भी वेव फ्रंट का क्वेश्चन हो तो उसको लाइट से ही सॉल्व करो, लाइट रेज ड्रॉ करके ही सॉल्व करो। पहले लाइट रे ड्रॉ करो, फिर उसके बाद उसके वेव फ्रंट्स ड्रॉ करो, और इस बात को इंश्योर करना है कि लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, तो हमको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि भले ही हम लाइट रेज को ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ही है, और वेव फ्रंट को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होना है। यही यहां पर हमने नोट में लिखा हुआ है, यही कहीं ना कहीं हाइगन का भी प्रिंसिपल कहता है। तो ये पूरा पार्ट हमारा हाइगन प्रिंसिपल है। अब जैसे हाँ सर, वो जो आपने बताया था डिस्टेंसेस के हिसाब से वेव फ्रंट है या नहीं जज करेंगे, तो वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड के लिए है या किसी के लिए भी? कौन सा डिस्टेंसेस? इससे थोड़ा ऊपर। हाँ, ये जो बताया था आपने। हाँ नहीं, अगर हमको जैसे देखो, ये तो शॉर्टकट हुआ ना। अगर प्रॉपर हाइगन प्रिंसिपल हम अप्लाई करें तो दिस इज नॉट द वे कि तुम वेव फ्रंट ड्रॉ करो। तो होता क्या है, मान लो ये एक सरफेस है, और कोई एक वेव फ्रंट हमने लिया, लेट्स से ये एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। अब इसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एक तो शॉर्टकट है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके हमने एक ऐसा लाइन बना दिया। हमने वैसा लाइन नहीं बनाया, हम प्रॉपर तरीके से जाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तुम कोई भी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहां से जो वेव चलेंगी, जब तक वो यहां आएंगे, इसमें टाइम कितना लगेगा? अगर मान लो टी टाइम के बाद ये यहां पर आ रही है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा, अगर सी इज द स्पीड, तो सी टी लिख सकते हैं इसको। तब तक ये जो वेव फ्रंट है यहां पर, ये जो, क्योंकि हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, मैं सारे पॉइंट को तो नहीं ले पाऊंगा, और ये मुमकिन भी नहीं है। दो तीन पॉइंट को लेकर हम लोग प्रूफ करते हैं। तो मान लो यहाँ का जो वेव है, यहाँ ये जो सोर्स है, इससे जो वेव निकली, उसने टी डिस्टेंस, टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया। इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं हम लोग, लेट्स से दिस इज पी, लेट्स से दिस इज क्यू। तो जितने देर में ये इसने यहाँ पर ट्रेडिशनल ट्रेवल किया, यहाँ वाली जो वेव है ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच गई थी, तो ये एक सीटी रेडियस का एक पूरा हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। यहां से जो वेव निकलेगी, और ये जो पूरा हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, थोड़ा डायग्राम ऐसा बन गया है जैसे लग रहा है कि यही टेंजेंट है, ये मतलब सॉरी यही नॉर्मल है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम को और अच्छा कर देता हूं। पहला डायग्राम थोड़ा सा, जैसे ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। दो पॉइंट्स हमने कंसिडर किया। कितने देर में ये लाइट, और अगर ये वेव इस पॉइंट तक पहुंची, उतने ही देर में ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट से ये सी टी डिस्टेंस का ही एक इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा।
और इस हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट में इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, टेंजेंट। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है यही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। कैसे? देखो, ये जो ए पॉइंट है इससे वेव्स निकल रही हैं, बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं। और वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर, तो जितने देर में, और सेम फेज मीडियम अगर सेम है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही वेव सेम फेज में वाइब्रेट करेंगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि चूंकि मीडियम सेम है तो यहाँ से VT डिस्टेंस कवर करने के बाद और यहाँ से VT डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, तो ये वेव फ्रंट हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने देर में बी वाली वेव ने यहाँ से यहाँ ये पॉइंट नाम दे दो, लेट्स से कुछ पी पॉइंट तक कवर किया, उतने ही टाइम में ए पॉइंट से जो वेव निकलेगी वो भी तो VT, वो भी तो सी डिस्टेंस, सी स्पीड से मूव करे। तो ये जो हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया है इसका रेडियस है CT। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब कोई भी पॉइंट इसके बीच में लेते हैं, A एंड B के बीच में, तो वो इसी लाइन पर टच करेगी, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। और ये प्रूफ ही इस बात का प्रूफ होगा कि वही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तुम क्या कर सकते हो? अभी तक हमने क्या क्या बोला? ये लाइन CT है, ये लाइन भी CT है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री पर होंगे। अब कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें लेट्स से D, ऑलरेडी हमने C यूज कर लिया स्पीड के लिए, तो D। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि D से जो लाइट रे जाएगी वो T टाइम में D' पॉइंट पर पहुंच जाएगी। दैट वी हैव टू प्रूव। ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं x, और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x'। तो बेसिकली x/c plus x'/c that is equals to T. We have to prove this. और सिंपली x plus x' डिवाइड बाई c इज इक्वल टू T। अगर हम इसको प्रूफ कर पाए तो ये तो किसी भी पॉइंट के लिए ये बात ट्रू हो जाएगा। मतलब यहां से जितनी भी पॉइंट से वेव्स निकली होंगी उतने टाइम में इन सारे पॉइंट्स पर पहुंची होंगी। तो x और x' अगर हम निकाल पाते हैं तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। ये डिस्टेंस कुछ देर के लिए तुम ले लो D, ये डिस्टेंस हो गया हमारा D। तो ये एक राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने कुछ y डिस्टेंस पर लिया है। लेट्स से दिस इज एट ए डिस्टेंस y, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स से दैट इज कैपिटल Y। ओके, सो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से यू कैन सी कैपिटल D divided by capital Y is equals to x upon small y। तो यहां से अगर हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज dy डिवाइड बाई कैपिटल। सिमिलरली जब हम यहां पर आएंगे x' निकालने के लिए तो फिर से हमको एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये लेंथ CT है और ये लेंथ हमने D हुआ है। तो CT देखो तो CT
सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगल में d डिवाइडेड बाई ct इज इक्वल टू x डैश, सॉरी, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स डैश, तो यहां से एक्स डैश जो होगा वो हमारा हो जाएगा d माइनस एक्स इंटू सी टी डिवाइड बाई डी। कुछ डेटा रिडंडेंसी हो रहा है, रुक जाओ। y बाई कैपिटल Y, इसको हम कुछ लिख सकते हैं, y डिवाइड बाई स्मॉल y। अच्छा ठीक है, इसमें जस्ट मिनट, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर हमने कोई भी x ले लिया, y और x में एक रिलेशन तो बन सकता है ना, y और x में अगर x प्लस एक्स डैश करेंगे तो ये dy का टर्म भी आएगा, y को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। एक इसका प्रूफ होता है बच्चे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंगल्स हमने नहीं लिया ना, वेट, इसको इसको भी एज इट इज रहने दो। एक कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर एंगल भी सेम हो जाएंगे, कुछ बात बन सकता है। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल जो बने हैं मैं उसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह का डायग्राम बना है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो लेंथ है पी क्यू ये कॉमन है दोनों में और दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। मतलब ये एंगल अगर हम लोग आई बोल, ये एंगल और ये एंगल, आई आल मत करो इसको, सिंपली बोलो इसको थीटा। क्या ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल ए पी ए क्यू और पी आर क्यू के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो एक साइड कैपिटल डी, ये तो कॉमन हो ही रहा है। दूसरा ये भी वीटी है, सॉरी सीटी, और ये भी हमारा सीटी ही हो रहा है। नहीं ये नहीं ना, ये हमारा सीटी है और ये हमारा सीटी है।
तो दो साइड सेम हो रहे हैं और एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो डेफिनेटली एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर तो लगा सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल सेम होना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना पड़ेगा। और हमने जो वहां पर लिया था एक जनरल पॉइंट जो कि यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, तो इन दोनों में हम लोग को वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये डिस्टेंस अगर हमने x लिया है और ये डिस्टेंस ct है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन ट्रायंगल APQ एंड ये इस पॉइंट का नाम लेते हैं MNO एंड ट्रायंगल MPN, ये दोनों पैरेलल है। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सेम रेशियो में होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं D डिवाइड बाई CT इज इक्वल टू D डिवाइड बाई CT इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई MN और X डिवाइडेड बाई MN। और यहां से MN हमारा हो जाएगा X इंटू CT अपॉन D। सिमिलरली इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल DOQ, ये भी इसके पैरेलल ही होगा, ये 90 डिग्री पर है। यहाँ भी सिमिलर ट्रायंगल इन दोनों में, बड़े वाले में और छोटे वाले में लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा। CT और अदर D डिवाइड बाई CT is equals to D minus X divided by ON. This implies ON is equals to D minus X into CT upon D. अब M से O तक जाने में लाइट रे को अगर T टाइम लगा है, इसका मतलब कि यहाँ से जो भी लाइट चली होगी वो यहाँ पर पहुंचेगी उतने ही देर में, जितने देर में ये दोनों पॉइंट्स हमने बनाए थे। तो यहाँ पर हमने किया था x प्लस एक्स डैश बाई सी इक्वल टू टी, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो देख लेते हैं टाइम टू रीच इन दोनों को ON प्लस MN डिवाइड बाई सी, ये हमारा t के बराबर होना चाहिए। तो D माइनस एक्स इंटू CT अपॉन D प्लस X इंटू CT अपॉन D होल डिवाइड बाई C। तो यहाँ पर CT कॉमन करेंगे तो देखेंगे D माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन D होल डिवाइड बाई C। तो ये x विल गेट कैंसिल, D से D कैंसिल आउट होगा, C से C कैंसिल आउट होगा और फाइनली हमारा आ जाएगा T। यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर भी हमने चीजें बिल्कुल सही की थी, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी का यूज नहीं किया था। ये जो एंगल्स है वो सिमिलर बराबर होंगे, उसके अकॉर्डिंग सिमिलर ट्रायंगल यूज करके अगर यहाँ पर करते तो हमको ये वेरिएबल नहीं आते एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने लिया, उस वेव फ्रंट पर M एक पॉइंट है और यहाँ से वेव उस लाइन तक जाने में उतना ही टाइम लेती है। यानी कि अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी कोई पॉइंट लेंगे, तो सारे
वही टाइम में उतना ही उसी लाइन पर जाके हिट करेंगे, क्योंकि एक जनरल पॉइंट है, तो डेफिनेटली क्यू आर हमारा एक वेव फ्रंट होना ही पड़ेगा। तो ये एक्चुअल प्रूफ है, और इसी में ये जो थीटा बराबर हुआ कॉन्ग्रुएंसी से, यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका भी प्रूफ होता है। तो एक्चुअल वेव फ्रंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि एक जो पहला पॉइंट है उसने टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा पॉइंट है उसने टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेव फ्रंट हमने बना दिया। और अब तीसरे पॉइंट को बस ये मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है कि ये उसी लाइन पर जाके हिट करने वाली। अगर ये किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हमने प्रूफ कर दिया, मतलब कि सेटिस्फाई हो रहा है, ये वही वेव फ्रंट है। क्योंकि दो पॉइंट तुम कहीं भी ड्रॉ करोगे तो एक लाइन तो ड्रॉ की जा सकती है। प्लेन वेव फ्रंट है तो डेफिनेटली हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा इस सिचुएशन में। स्फेरिकल मिरर के केस में नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में एक प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा। तो उसके लिए दो पॉइंट चाहिए, हमने ड्रॉ कर दिया। तीसरा पॉइंट अगर हमने जैसे ही प्रूफ किया, वो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जस्टिफाई हो गया। जैसा हमने ये रिफ्लेक्शन के लिए किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए भी करते हैं, लेकिन वहां पर जो सी है वो सीटी सेम नहीं होता, म्यू टाइम सीटी होता है। मैं थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे देता हूं, अगर चाहो तो तुम लोग ट्राई कर लेना। जैसे ये हमारा इंटरफेस है और हमने कोई भी वेव फ्रंट इस तरीके से दिखाई, तो जैसे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, एक ये और एक ये। जितने टाइम में ये वीटी डिस्टेंस कवर करने वाला है वीटी, उतने ही टाइम में ये इसके वेव फ्रंट्स बनेंगे। लेकिन अब ये जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ये सीटी के नहीं बनेंगे, ये वीटी के बनेंगे। क्यों? क्योंकि मीडियम में वी इसकी स्पीड है वेव, तो हमको इस पॉइंट से इस पर कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो सपोज समवेयर है, तो ये वो जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा वीटी। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो ब्लू लाइन हमने दिख रहे हैं यही हमारा वेव फ्रंट है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमको यही प्रूफ करना है कि कोई भी लाइट रे यहां से चले उतने ही टाइम में ये कुछ इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर ले। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये कॉमन लेंथ है तो इसमें सिमिलरिटी यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसमें सिमिलरिटी यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उतने ही टाइम में यहाँ पर ये आएगा, ये प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब इसके बाद एंगल की जहां तक बात है तो एंगल प्रूफ किया जा सकता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। ये जो वेव फ्रंट जितना एंगल बनाएगी ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये एंगल ये भी निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल साइन से रिलेटेड होंगे, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोग ट्राई करना। प्रूफ दिस। हमने जितने भी रे डायग्राम इसके लिए जरूरी है वो ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर भी जो होगा तो सी बाई म्यू होगा। यहाँ से तुम्हारा वो म्यू का जो टर्म है वो आ जाएगा, जैसे 1 इंटू साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू टाइम साइन ऑफ आर। और तुम चाहो तो आई ये ले सकते हो, दिस इज आई, और यहाँ पर भी नॉर्मल से एंगल आर ले सकते हैं। नहीं तो अगर ये एंगल लेंगे तो यहाँ भी हमको ये एंगल लेना पड़ेगा। जो भी, अगर सरफेस के साथ लेंगे तो यहाँ भी सरफेस के साथ, अगर नॉर्मल के साथ लेंगे तो नॉर्मल के साथ, जैसा हमको लेना हो वो एंगल लेके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पर भी यही बात है, ये जो वेव फ्रंट है अगर इसका सरफेस के साथ ये वाला पूरा एंगल अगर आई लोगे तो यहाँ भी जो रिफ्लेक्टेड है ये पूरा एंगल अपने को आर लेना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी जैसे प्रूव हुई तो ये हमारा आई इक्वल टू आर प्रूव हो जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, इसमें थोड़ा बहुत तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें तो जैसे ही तुमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। लेकिन चूंकि वो वेव फ्रंट होगा इस बात को प्रूव करने के लिए ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे यहां भी अगर तुम सिर्फ डिस्टेंसेस अगर पता हो तो साइन आई का वैल्यू, ये आई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। तो यहां से cos 90 माइनस आई निकालोगे तो साइन आई मिल जाएगा, और ये है cos 90 माइनस आर निकालोगे तो साइन आर मिल जाएगा। उसको रिलेट करोगे, डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये हमारा वेव फ्रंट होगा, बस इसको प्रूव करने के लिए अपने को थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये तो हुई सारी वेव फ्रंट की बातें। अब इसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं? तो जैसे मान लो ये हमारा सोर्स है और हमने कहा कि कोई भी वेव फ्रंट पर पॉइंट लेते हैं हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट पर, तो सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करता है। तो मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो यहां से वेव्स इस तरह से निकलेंगी, और ये जब वेव स्पेस में आगे जाएंगी, ट्रेवल करेंगी, तो ये मीट करेंगी किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से जनरेट हुई हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो जब इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये एक फिनोमेना है जो हमने पढ़ा था। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का एक पर्टिकुलर कंडीशन इंटरफेरेंस था, जिसमें दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती हुई जब किसी मीडियम में मीट करती हैं तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है, और अगर सेम प्लेन प्रोग्रेस सेम प्लेन में अगर वाइब्रेट कर रही है तो अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये जरूरी है कि वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा तो सुपरपोजिशन तो होगा लेकिन इंटरफेरेंस फेनोमेना नहीं होगा। एक स्टेडी पैटर्न जो बनता है कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या उस पॉइंट पर मिनिमा होगा, उस पॉइंट पर पर्टिकुलरली इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये जो स्टेडी पैटर्न बनता है किसी भी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस एक्स, वो एक पैटर्न बनता है जिसको हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा इस तरह से पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक ही सोर्स से हम दो सोर्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और इसको करने का तरीका क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत सारे सोर्स बन जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सोर्स से यहाँ पर दो ओपनिंग्स बनाते हैं। ये सिमेट्रिकल ओपनिंग भी हो सकती है, ये अनसिमेट्रिकल ओपनिंग भी हो सकती है। पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल ओपनिंग की। तो सिमेट्रिकल ओपनिंग का मतलब ये है कि यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेंगी, तो ये जो पार्टीशन है इसने इस पूरे वेव को यहीं पर ब्लॉक कर दिया है। तो बाकी यहाँ पर इन दोनों स्मॉल ओपनिंग्स पर जो वेव फ्रंट्स, ये जो वेवलेट्स बन रही हैं, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करने वाली है, और इनसे फिर वेव्स निकलने वाली है लाइक दिस। और ये आके जाके इंटरफेयर करेंगी। कोई एक स्क्रीन होगा जिसके ऊपर एक पैटर्न बनने वाला है। तो इंटरफेरेंस होना जरूरी है। इंटरफेरेंस के लिए दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। और एक चीज हमने साउंड में, मतलब ये साउंड में हमको पढ़ना था, तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखवाया था। तुम लोग अगर देखना, अगर पढ़े होगे तो तुम लोग ने देखा भी होगा कि दो या दो से ज्यादा साउंड वेव अगर अलग अलग सोर्सेस से भी जनरेट होते हैं तो कोहेरेंट हो सकते हैं, लेकिन लाइट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। लाइट के लिए दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस
कैन नेवर बी कोहेरेंट। इसके बाद हम लोग जितनी बातें पढ़ने वाले हैं वो इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस एंड इट्स रिजल्ट्स। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ट्रिक मतलब उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए वो धीरे से इंडिपेंडेंट वर्ड ऐड करते हैं कि टू लाइट सोर्सेस और टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस। ऐसा सारा कुछ हमारा सेम ही रहने वाला है क्वेश्चन में, सिर्फ यहां एक इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर देंगे। जब इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर देंगे तो ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, और अगर कोहेरेंट नहीं हो सकते तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और इंटरफेरेंस अगर नहीं होगा तो पैटर्न नहीं बनेगा। ये जो मैक्सिमा मिनिमा का जो पैटर्न बनने का बात है वो नहीं बनेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकता। अगेन रीजन होता है कि क्यों, तो लाइट का जो जनरेशन है वही अपने आप में इस बात को जस्टिफाई करता है। कोई भी लाइट हम कैसे जनरेट करते हैं, कोई भी लाइट कैसे जनरेट होता है, कायदे से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। आप लोग ने कोर्स मॉडल पढ़ा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उस ट्रांजिशन से लाइट रे जनरेट होती है। अब दो अलग अलग सोर्सेस में सेम टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ये बात को बोलना ये बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट साउंड सोर्सेस कैन बी कोहेरेंट बट टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या जो भी इंटरफेरेंस फेनोमेना लाइट के लिए होगा उसमें हम एक ही सोर्स से दो सोर्स क्रिएट करने वाले हैं। ये दोनों जो सोर्स बने हैं ये एक ही सोर्स से बने हैं, ये उसी के प्राइमरी वेव फ्रंट के दो वेवलेट्स हैं जिनसे हमने वेव्स निकाली है। तब हम श्योर हो सकते हैं कि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। लेकिन अगर हम दो सोर्स रख दें एकदम S1 एंड S2 और बोले कि यहां से वेव जाके यहां पर सुपर इम्पोज कर रही है और यहां पर इंटरफेरेंस बनेगा, बिल्कुल गलत बात है, नहीं बनेगा। तो लाइट में और साउंड में यही एक बेसिक फर्क है। दोनों के क्वेश्चन इंटरफेरेंस वाले लगभग सिमिलर दिखेंगे, लेकिन जहां भी इंडिपेंडेंट वर्ड आ जाए तो मान के चलना कि लाइट के केस में इसके कारण इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और वही साउंड के केस में इसके कारण इंटरफेरेंस हो सकता है। एक अनाउंसमेंट है, कल की आपकी क्लास परसों मॉर्निंग में होगी, ठीक है। मॉर्निंग का टाइमिंग तुम लोग बता दो। मॉर्निंग मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10 से 11 बजे के बाद। कल तुम लोग का आकाश है, कल नहीं परसों, परसों आकाश है। परसों नहीं, ट्यूसडे को नहीं, ट्यूसडे को तो विजयदशमी है ना, ट्यूसडे को तो क्लास नहीं होगा, छुट्टी है। हाँ। तो ट्यूसडे को 11 बजे क्लास रखे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि रात में क्लास रखना दुर्गा पूजा के दिन ठीक नहीं है। हम भी हो सकता है बिजी रहे, और कल रात में आई विल बी इन ट्रांजिट, तो कल क्लास नहीं हो पाएगा रात को। तो परसों हम लोग मॉर्निंग में 11:30 से 12:30 क्लास रख सकते हैं। ये चेंज जो है वो सिर्फ कल और वेंसडे भी यही टाइम ले लो, वेंसडे भी यही होगा, वेंसडे के लिए भी यही टाइम ले लो अभी के लिए, 11 से 12:30। 2 दिन हम लोग का टाइम चेंज होगा क्लास का, ट्यूसडे और वेंसडे। थर्सडे से फिर से जैसा टाइम है वैसा ही। सर कल के दिन क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल के दिन सुबह में टाइम नहीं है और रात को क्लास नहीं हो पाएगी कल तो।
ये क्या मैसेज कि सर वो डिस्टेंस के बेसिस पर वेवफ्रंट सिर्फ रिफ्लेक्टेड के लिए जज कर सकते हैं या किसी के लिए, मतलब नहीं सर वो समझ आया। समझ गए सर, वो आपने जो रिफ्रैक्टेड में बताया ना, वो सीटी और वीटी का बस वही है। ठीक है।